अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 36 जिसमें हम देखेंगे 3D। जी बिल्कुल, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम। 3D मीन्स 3 डायमेंशन। तो जनाब 3D क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ की ऊंचाई, उसकी गहराई और उसकी चौड़ाई को देखना या उसे ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करना, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन स्क्रीन किसी भी सॉफ्टवेयर के 3D के ऑप्शन को, 3D के टूल को या 3D सॉफ्टवेयर को। तो जनाब आज हम इलिस्ट्रेटर के अंदर देख भी लेंगे और सीख भी लेंगे कि 3D की प्रॉपर्टीज़ को हमें किस तरह से यूज़ करना है। वैसे भी 3D दौर है जहाँ पे 3D मॉनिटर है, 3D LCD है, 3D कैमरा है और 3D वीडियो, 3D शूट, अब सभी कुछ 3D हो गया है। तो जनाब आज हम भी देखेंगे अपने इलिस्ट्रेटर पे कि 3D का इस्तेमाल किस तरह से होता है इलिस्ट्रेटर पे और किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D के तौर पे शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं आज की हमारी क्लास 3 डायमेंशन। आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी क्लास नंबर 36 और हमारा टॉपिक है 3D। जी जनाब बिल्कुल, आज इलिस्ट्रेटर पे हम 3D देखेंगे और साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपको इलिस्ट्रेटर पे 3D को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इट्स मीन कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत हाई रेटेड यहाँ पे 3D होने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इलिस्ट्रेटर जो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको फिर भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप 3D डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर सकते हो एज अ 3D इफेक्ट। यहाँ आपको ये 3D इफेक्ट के तौर पे देगा, क्योंकि ये हमारा 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारा एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे हमें 3D इफेक्ट को किस तरह से यूज़ करना है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं यहाँ पहले कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल मैंने एक ये स्क्वायर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ रखता हूँ, इसे कोई फिल कलर देता हूँ, ये कलर, और इसके स्ट्रोक को मैं कर रहा हूँ बंद, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैंने आपसे कहा 3D यहाँ पे हमारे पास एज अ इफेक्ट है, तो हम यकीनन इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे। ये मेन्यू बार पे ही आ रहा है, सेलेक्ट के साथ ही इफेक्ट का मेन्यू, मैंने इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आ रहा है, देखें जहाँ इस वक्त मेरा माउस है 3D। जैसे ही मैं 3D पे आऊँगा तो यहाँ मुझे 3D के 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व एंड रोटेट। तो वन बाय वन हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ एक्सट्रूड एंड बेवल के ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जनाब बारी बारी इन ऑप्शन को समझ लेते हैं। देखें, आपको इस ऑप्शन की पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्या चीज़ लग रही है? आपका ये क्यूब। ये क्यूब क्या है? ये क्यूब है बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को 6 साइड जो ऑब्जेक्ट की हैं आपकी, उन 6 साइड को यहाँ पे शो करेगा, फ्रंट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड बैक, ठीक है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट की अगर किसी भी तरह से रोटेशन करना चाहते हो तो वो आज आप इस क्यूब की मदद से कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इसी रोटेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तमाम ही एक्सिस के बारे में आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस होता है हमारा वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली रोटेशन होगी, और जो आपका ये वाई एक्सिस है हॉरिजेंटली, और ये जेड एक्सिस रोटेशन होगी, ठीक है। पर्सपेक्टिव की क्लास में आप पर्सपेक्टिव समझ चुके हो कि एक नुक्ता नज़र है कि आप चीज़ें आपको किस तरह से दिखाई दें, दूर से पास आते हुए कैसी लगे और पास से दूर जाती हुई कैसी लगे। तो यहाँ ये वो पर्सपेक्टिव है। मैं अभी सब चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं एक आपको छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ जनाब। तो अगर अभी आप इसको देख यहाँ पे आए हो और अगर आपका यहाँ प्रीव्यू पे चेक नहीं लगा हुआ है तो आपको कोई लाइव रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर अभी आप देखो तो मेरे इस क्यूब का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे मूव हुआ है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू असाइन हुई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे चेक लगाऊंगा तो आप मेरे इस ऑब्जेक्ट को देखिए, जो मैंने सिंपल स्क्वायर बनाया था, इस पर मैंने जैसे ही चेक लगाया तो अब मुझे इस स्क्वायर में क्या नज़र आ गई है? इसकी डेप्थ नज़र आ गई है और ये मुझे एक 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है या 3D स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि 3D से मतलब आप समझते ही हो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई का हमें अंदाज़ा हो सके और हम उसे देख सके। तो यहाँ हमें इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई भी नज़र आ रही है, चौड़ाई भी नज़र आ रही है और इसके पीछे इसकी डेप्थ भी नज़र आ रही है। तो ये अब हो गया हमारा 3D ऑब्जेक्ट। मैंने कहा इस क्यूब का काम क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा 3 डायमेंशनली, जिस तरह से भी आप देखना चाहते हो। तो ये आपके ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली यानी कि 3D के तौर पर रोटेट करेगा। अगर मैं इस क्यूब पे क्लिक करके इसको मैं ऐसे फ्रंट पे ले आऊँ तो देखें
चेंजेस आ रही है मेरी उसमें टॉप पे ले जाएं। ठीक है, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखना चाहते हो तो आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, डार्कर साइड से ये मेंशन करता है, ये साइड हमें नजर नहीं आ रही होती है। ठीक है, और ये इसकी बैक साइड आ गई। ठीक है, और ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। आपसे ये क्यूब जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप उसे मैनुअली कोई अमाउंट देके उसे रोटेट करना चाहते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में, तो आप क्या करोगे, इसके साथ ही यहाँ कुछ एंगल आ रहे हैं, अगर आप इन पे आओगे तो लिखा हुआ भी बताएगा स्पेसिफाई रोटेशन अराउंड द एक्स एक्सिस। यहाँ आप कोई अमाउंट दीजिए स्पेसिफाई जिसके एक्स एक्सिस के अराउंड में ये अपनी रोटेशन कर सके। कौन? ये आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ अभी इन सबको 0 कर दूं ताकि आप समझ सको, तो जनाब जो आपने नॉर्मली अपना एक फ्लैट सा स्क्वायर बनाया था वो आपके सामने है। अगर आप 1 बाय 1 इनकी रोटेशन को यहाँ से चेंज करो, अगर मैं कहूँ कि वर्टिकली यानी कि एक्स एक्सिस में 50% रोटेट कर दे, तो आपने देखा उसने एक्स एक्सिस में 50% उसे रोटेट कर दिया। आप अपने इस स्क्वायर को भी देख सकते हो और इस क्यूब को भी देख सकते हो। तो आपका फेस जो था फ्रंट वाला वो थोड़ा ऊपर चला गया है और नीचे वाला जो पार्ट था वो ऊपर आ गया है। ठीक है, आप इसे यहाँ से ड्रैग करके वापस इसको इस पोजीशन पे भी ला सकते हो और आप चाहो तो इसको इस तरह माइनस वाली पोजीशन पे भी ला सकते हो। तो अब आपका फेस नीचे चला गया और टॉप साइड जो थी आपके ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे शो हो रही है। और इसी तरह अगर आप इसे 0 कर दें और यहाँ पे आके वाई एक्सिस के अंदर इसे 50 कर दे, तो आप राइट हैंड साइड से देख रहे हो आप, उसने उसकी डेप्थ को आपको दिखा दिया है। मतलब फेस आपका इधर है और राइट हैंड साइड से इतना उसने रोटेट कर दिया है। ठीक है, दोनों जगहों पे आप इस क्यूब में भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक इसी तरह अगर मैं इसको भी 0 कर दूं और अब z एक्सिस की बात कर लूं और इसको मैं 50 कर दूं, तो क्या होगा? सिंपल, उसने z एक्सिस में इसकी रोटेशन कर दी है, क्योंकि ना यहाँ पे y एक्सिस है और ना ही यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो वो z एक्सिस जो है उसकी डेप्थ को शो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसे z एक्सिस में रोटेशन जरूर दे रहा है। उम्मीद है बात समझ गए होगे। यहाँ पे आ रहा है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को आप समझ ही गए हो। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊंगा तो, और इसको बढ़ाने के बाद अगर मैं इसको इस तरह रोटेट करूं, तो आप अभी जिस सूरत में आपको अपने स्क्वायर को देखिए आर्ट बोर्ड पे, ये जिस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है वायर फ्रेम। ये इस वक्त वायर फ्रेम, जैसे ही मैं अपने माउस के बटन को रिलीज करूंगा तो अब आपको क्या लग रहा है, ये नीचे से एक छोटा सा स्क्वायर शुरू हुआ है जो ऊपर आते आते बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब पर्सपेक्टिव को आप समझ ही गए हो क्या होता है, इसकी पूरी क्लास है। ठीक है, इसके यही यहाँ पे मतलब है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हो ऑन स्क्रीन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और यहाँ पे देखिए पोजीशन, यहाँ से तो आप पोजीशन इस क्यूब से या यहाँ पे वैल्यू देके मैनुअली एडजस्ट कर रहे थे। आप चाहते हो यहाँ पे कुछ पोजीशन प्री डिफॉल्ट है, उनमें से कोई सेलेक्ट करना है। जैसे फ्रंट है तो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, अगर ऑफ एक्सिस फ्रंट है तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आइसोमेट्रिक टॉप है तो कुछ इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, और अगर आप देखो तो आपको यहाँ से ये ऑब्जेक्ट चौड़ा लग रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम लग रही है। किस वजह से? क्योंकि पर्सपेक्टिव 0 है। अगर आप इसे थोड़ा सा छेड़ोगे तो जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे इसकी चारों साइडें, आप वहां पे ओके कर दीजिए। ठीक है जनाब, तो यहाँ इसकी कुछ प्री डिफॉल्ट पोजीशन है, यहाँ से अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये होती है ऑफ एक्सिस फ्रंट। ठीक है, तो जनाब, और यहाँ पे मैं इसके अभी फिलहाल पर्सपेक्टिव को 0 ही कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये तो आपने देख लिया कि इसकी डेप्थ आ गई, लेकिन आपने तो डेप्थ दी नहीं थी, तो ये डेप्थ आई कहाँ से? तो अब जरूरी है आप ये समझे कि इसमें डेप्थ आई कहाँ से। रोटेशन तो आप समझ गए हो, ये क्यूब हो गया और क्यूब के साइड में ये एंगल वैल्यू आ रही है, ये तमाम ही इसको रोटेशन के लिए यूज हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसमें डेप्थ आई है, इसकी गहराई जो इसके पीछे डार्कर शेड निकल रहा है, ये कहाँ से आया जनाब? एक्सट्रूड का काम ही यह है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ लिया है। ठीक है, उसमें गहराई लिया है। तो आप इधर देखो, ये ऑप्शन है यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल के अंदर एक्सट्रूड डेप्थ। तो अभी डेप्थ की क्या वैल्यू है? 50। अगर आप इसको कम करोगे और साथ में अपनी ये वाली यहाँ की इस डार्क कलर का जो आपका ये
मेरे माउस को देखिए एरिया आ रहा है, तो देखिए अगर आप इसे कम करते हो 20 तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, आपकी जो डेप्थ है वो कम हो गई। तो जितनी आपको इसमें डेप्थ दिखानी है आप दिखा सकते हो। इन केस अगर आप इसको यहाँ पे 50 की जगह 200 कर दो तो देखा आपका ये डेप्थ जो है पीछे की तरफ ज़्यादा निकल गई है। यहाँ वही बात करूँगा, अगर इसको आप मज़ीद बढ़ाओ 500 कर दो तो देखें आपका इसकी बैक साइड पे इसकी कितनी डेप्थ आ गई है, गहराई आ गई है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे ये चौड़ा है और यहाँ पे ये आते आते पतला हो गया, तो ये क्या वजह है जी, बिल्कुल पर्सपेक्टिव की वजह है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव 0 है। अगर आप इसे माउस की रोलर की मदद से भी सेट करना चाहो तो आपको वायर फ्रेम नजर आ रहा है, ये सब ब्लैक ब्लैक जो है आपके, ये जो है ये स्ट्रोक नहीं है, ये इसके वायर फ्रेम कहलाते हैं। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते रहिए, जब आपको लगे कि हाँ अब ये सारी साइडें इक्वल मुझे नजर आ रही हैं तो आप वहाँ पे आके अपने पर्सपेक्टिव को रोक दीजिए। मुझे यहाँ कुछ बेहतर लग रहा है, मैंने इसे रोक दिया। जनाब यहाँ तक बात क्लियर है कि एक्सट्रूड डेप्थ क्या करता है, हमारी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को बढ़ाता है और उसे घटाता है। उसके साथ ही आ रहा है कैप, और अच्छा कैप के ऊपर अगर आप आओगे तो यहाँ कुछ कह रहा है वो टर्न कैप ऑन फॉर सॉलिड अपीयरेंस, और दूसरा ऑप्शन है टर्न कैप ऑफ फॉर हॉलो अपीयरेंस। जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये एक सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहा है, सॉलिड कैप है। मतलब अगर आप इसके साथ मौजूद हॉलो कैप, तो आपको कैसा लगेगा कि ये जो इसका फ्रंट है ना, यहाँ पे कोई डेप्थ आ गई है या कोई हॉल आ गया, जो आपको यहाँ से लेके इसकी जितनी डेप्थ है वहां तक के आपको एक हॉल सा लगेगा। तो अगर मैं इसे हॉलो कैप कर देता हूँ और इसको अगर मैं इस तरह आपको थोड़ा फ्रंट से दिखाऊं तो देखें यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये एरिया अब खाली हो चुका है, और यहाँ के पीछे जितनी भी इसकी डेप्थ है वहां तक जाते जाते ही आपके पीछे से आपका आर्टबोर्ड नजर आ रहा है। अगर इसको आप कैप कर दोगे तो ये बिल्कुल सॉलिड एकदम भरी हुई शेप, भारी वजनी शेप लगेगी, और अगर इसे आप हॉलो कैप कर दोगे तो इसके अंदर से ये आपको हॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर कोई टनल वगैरह बना लीजिएगा, सुरंग वगैरह। तो यहाँ ये इसका ये यूज है। नीचे आ रहा है, मैं इसे वापस कैप कर रहा हूँ, उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे। बेवल, बेवल क्या करता है यार, अभी मैं आपको समझाता हूँ बेवल क्या करता है। थोड़ा मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूँ। बेवल यहाँ पे यार बेसिकली इसके जो ये कॉर्नर है इसके क्यूब्स के पूरे, ये क्यूब बन चुका है क्योंकि इसकी 6 साइडेड, यहाँ पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये देख रहे हो आप, इसकी इस वक्त 6 साइड है, लेकिन आपको जो दिखेंगी वो कितनी दिखेंगी, 3D, क्योंकि ये आपकी 3 डायमेंशनली रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी बैक साइड है, क्योंकि ये डार्कर एरिया ये बैक साइड है, और ये वाला जो एरिया है आपका लाइटर, ये आपकी फ्रंट है। ठीक है, तो जहां भी आपको डार्कर शेड मिले तो समझिए वो एरिया है जो आपको दिखाई नहीं देता, और जहां आपको ये इस तरह से लाइटर शेड मिले ग्रे का तो समझिए ये आपका वो एरिया है जो आपको दिखाई देता है एज अ 3D। उम्मीद है इन कलर का भी आप मतलब यहाँ समझ गए होंगे। ठीक, तो मैं बताया था बेवल क्या है। बेवल असल में इसके कॉर्नर्स जो आ रहे होते हैं क्यूब्स के, उसको स्मूथ करने के लिए या राउंड करने के लिए। अगर मैं सिंपल यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, क्लासिक पे आप क्लिक कीजिए तो देखिए आपको कुछ अपने इसके अंदर राउंडनेस सी फील हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे आके कहूँ राउंडेड तो, और साथ ही मैं आपको समझाने के लिए इसका थोड़ा रुख ऐसे कर दूं ताकि बात, क्योंकि यार ये 3D है ना, तो सिस्टम भी थोड़ा सा आपका हैंग करने लगता है अगर उसका कार्ड वगैरह जानदार नहीं है तो जनाब। और यहाँ पे इसकी हाइट अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू तो देख रहे हो, ये आपका जो फ्रंट था वो किस तरह से राउंडेड होता आ रहा है, तो बेसिकली इसका ये काम है। और अगर इसके नीचे अनदर है आपका टॉल राउंड, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका फ्रंट फेस आप देखो किस तरह से इस वक्त राउंडेड हो गया है। ठीक है, इसको आप जितना बढ़ाओगे, आप इसको जब बढ़ाओगे तो आप समझोगे इससे बेवल आपका क्या चीज़ बढ़ रही है। देखो बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो जनाब बेवल का यहाँ पे ये काम है। आप इसकी वैल्यू को फिलहाल 0 कर दीजिए, हमें अभी ये नहीं देखना है, मुझे सिर्फ आपको इसका बेसिक समझानी थी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, इस वक्त जो आपको आर्टबोर्ड पे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करके रखने से वो एज अ वायर फ्रेम नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक को रिलीज़ करूँगा वो नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ से भी इसे नन इफेक्ट कर दीजिए।
ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। नीचे आ रहा है सरफेस। सरफेस आप समझते ही हो, सतह। तो इस वक्त जो इस पे शेडिंग है इस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो है एक प्लास्टिक शेडिंग, क्योंकि आप जानते ही हो कि 3D डिपेंड करता है आपकी लाइट पे, आपकी रिफ्लेक्शन क्या है, आपकी शेड पे। तो अगर आप इसकी प्लास्टिक शेडिंग बाय डिफॉल्ट यही होती है, आपको यही रखनी है। लेकिन इसमें मोर ऑप्शन है कि अगर आप इसे वायर फ्रेम कर दोगे तो अभी आपको वायर फ्रेम में नजर आएगा, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। और अगर आप इसे कह दोगे नो शेडिंग, कोई शेडिंग ही ना हो, तो क्या होगा, ये आपको एज इट इज एक डिजाइन नजर आएगा फ्लैट सा, क्योंकि जब उसमें से शेडिंग ही चली गई है तो अब उसमें कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी यहाँ पे डिफ्यूज शेडिंग, या तो ये यूज कर लीजिए आप, या नॉर्मली बेहतर है प्लास्टिक शेडिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है जनाब। इसके साथ आ रहा है यहाँ पे मोर ऑप्शन। जैसे ही मैं मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। ये प्रॉपर्टी का ही की हमारी लाइट, देखें पहला ही अल्फाज आ रहा है लाइट इंटेंसिटी। लाइट का है हमारी, ये जो हमारा बॉल यहाँ पे मेंशन हुआ है, और इसके यहाँ पे ये एक स्क्वायर है ब्लैक कलर का, और उसके अंदर एक वाइट सर्किल है, ये बेसिकली है हमारी लाइट। अभी लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे कहाँ पड़ी है, इसके फ्रंट पे, ये वाले एरिया पे जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, जो लाइटर ब्लू एरिया है, तो यहाँ इस पे लाइट पड़ी है। अगर आप चाहते हो ये लाइट यहाँ ना पड़े, इसके टॉप पे पड़े, तो आप क्या करोगे, इस लाइट को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे माउस की मदद से, और इसे टॉप पे ले आके रख दोगे। ऐसे लाइट कहाँ चली गई, आपकी टॉप पे आ गई है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो ये लाइट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, तो आप इस लाइट को सेलेक्ट करोगे और इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करके रख दोगे। ठीक है, तो ये लाइट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई। आप ये चाहते हो मजीद आप अनदर लाइट ऐड करो जो इसके फ्रंट पे भी आए और लेफ्ट पे, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ एक बटन आ रहा है इसी के नीचे न्यू लाइट, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो फ्रंट पे भी एक लाइट आ गई है। आप चाहते हो लाइट टॉप पे रख दो, इसे लाइट को सिंपल सेलेक्ट किया और टॉप पे ले गए, तो ये टॉप पे चली गई। आप चाहते हो किसी लाइट को इसके इस ऑब्जेक्ट के पीछे से दो, तो उसके लिए ज़रूरी है मैं थोड़ा इसे कम कर दूं ताकि बात आपको समझ में आए, और थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर दूं। आप चाहते हो कि जो इसका बैक साइड है वहां से लाइट निकल के आए, तो आप क्या करोगे, एक न्यू लाइट लीजिए और इस लाइट को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आ रहा है और कह भी रहा है मूव सेलेक्टेड लाइट टू बैक ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के बैक पे से लाइट आए जो आपको एज अ रिफ्लेक्शन इसके कॉर्नर पे नजर आए, तो मैं इसे बैक पे कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसे बैक पे किया है, और ये वाली लाइट अब मैं चाह रहा हूँ कि फ्रंट पे आ जाए, ताकि आपको बैक वाली लाइट का जो काम है वो ये मेरी बैक पे लाइट है। अब मैं अगर इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो देखें, अब जो इस साइड पे लाइट आ रही है, मैं इस वाली लाइट को भी डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट के लिए क्या है, ये डिलीट लाइट, तो इसको डिलीट कर दीजिएगा। अब देखें, अगर मैं ये जो लाइट है ना, ये इसके बैक पे से शेडिंग दे रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ तो देखें यहाँ पे डार्कर साइड हो गया। अगर मैं इसे ऊपर थोड़ा सा करूँ इस तरह से, तो ये इस तरह अगर आप ऑब्जेक्ट के पीछे से लाइट देना चाहते हो तो आप उसको बैक टू ऑब्जेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट वाली लाइट को हमारी, जो इसके टॉप पे पड़ रही है, ये वाली, यहाँ मेरा माउस है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहला ऑप्शन है लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट की शिद्दत ऑब्जेक्ट पे कितनी होनी चाहिए, 100%। अगर आप इसे 50 करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइट डल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आ रहा है एम्बिएंट लाइट। यार एम्बिएंट लाइट क्या होती है, जो ओवरऑल माहौल के अंदर इन्वायरमेंट में जो लाइट होती है ना, जो आपके रूम का एक लाइट का माहौल है कि आपने एक 100 वाट का बल्ब जला हुआ है, तो पूरी कमरे का जो उस 100 वाट से माहौल हुआ है ना लाइट का, रोशनी का, ये वो लाइट होती है। जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन, उसमें एक सेंसर आपको मिलता है जिसको कहते हैं एम्बिएंट लाइट सेंसर। उसका क्या काम होता है, जब आप सनलाइट के अंदर अपने फ़ोन को यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा रोशनी में, तो ऑटोमेटिकली वो सेंसर आपकी ब्राइटनेस को इन्हांस करने में मदद करता है, ताकि आप सनलाइट के अंदर भी अपने मोबाइल की स्क्रीन को ईजिली जज कर सको। ठीक है, तो ये वही एम्बिएंट लाइट सेंसर है। और नीचे आ रहा है हाईलाइट इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी होनी चाहिए हाईलाइटेड, वो कितनी होनी चाहिए उसे आप चेक कर लेना, हाईलाइटेड साइज। और उसके बाद आ रहा है ब्लेंड स्टेप। अब ब्लेंड स्टेप बताने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसकी पोजीशन को फिर चेंज करूं, और मैं चाह रहा हूं कि इस बार ऐसा करते हैं, इसको फिर 600 कर देता हूं मैं। ठीक है, और ऐसे रखा मैंने इसे।
और मैं चाह रहा हूँ इसको और बढ़ाऊँ, 800 कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने गौर करो तो आप यहाँ पे जो कुछ है आपको लाइनें से नज़र आ रही हैं। ठीक है, कुछ इसमें स्मूथनेस नहीं है। वो क्यों नहीं है? बेसिकली यहाँ ब्लेंड स्टेप से मुराद ये है ये जो प्रोसेस हुआ है ना इसकी डेप्थ को बनने का, ये यहाँ से लेके फ्रंट से लेके ये बैक तक का जो प्रोसेस है ना, ये हुआ है असल में स्टेपिंग के थ्रू। आपको याद होगा मैंने ब्लेंड टूल की क्लास में आपको कलर ब्लेंडिंग स्टेप बताए थे और ब्लेंड स्टेप बताए थे। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, ये जो स्क्वायर है ना ये आपका ये 25 टाइम पीछे बनता चला गया है, जिसने इसकी डेप्थ को क्रिएट किया है। तो बेसिकली ये जो डेप्थ क्रिएट हो रही है वो ब्लेंड स्टेप 25 टाइम जो है ये बार बार बना है, तब जाके ये डेप्थ इसके पीछे निकलती चली गई है। अगर आपको यहाँ पे स्मूथनेस नज़र नहीं आ रही है तो यहाँ सिंपल आप इसके ब्लेंड स्टेप को 100 कर दोगे तो अब आप देखो आपके ऑब्जेक्ट में थोड़ी स्मूथनेस ज़्यादा हो गई है। हाँ ये ज़रूर है, इससे आपका सिस्टम लैग करने लगेगा, हैंग करने लगेगा, लेकिन यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है। नीचे आ रहा है यहाँ पे शेडिंग कलर के, आपको अपने इस ऑब्जेक्ट पे शेडिंग का कलर क्या देना है। शेडिंग यार ब्लैक में ही होती है, अगर आप नन कर दोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, शेड ख़त्म हो गया, आपका जो 3D इफेक्ट था वो भी शेड ना होने की वजह से डल हो गया। ठीक है, तो इसको ब्लैक शेडिंग रहने दो, और अगर कोई कस्टम कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे वो कलर भी दे सकते हो। तो ये थे इसके तमाम ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने इनके तमाम ऑप्शन को आपको समझाना चाहा है बारी बारी, आराम आराम से एक एक ऑप्शन को मैंने यहाँ समझा दिया है। इसको मैं वापस फ्रंट पे 0 वैल्यू कर देता हूँ और इसके पर्सपेक्टिव को भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, मैप आर्ट। अब मैप आर्ट क्या करेगा जनाब, अगर आप चाहते हो कि आपने कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी 3 साइड के ऊपर आप कोई इमेज या कोई सिंबल्स या कोई आइकॉन्स वगैरह बना के उसके ऊपर पेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ काम करता है आपका मैप आर्ट। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से 3D में करना चाहूँ, अभी ये सिंपल है, मैंने इसे कहा ऑफ एक्सिस फ्रंट और यहाँ इसकी डेप्थ मैं कर देता हूँ 300। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया, इसकी 3 साइड आपको नज़र आ रही है। थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव बढ़ाते हैं 25। ठीक, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके फ्रंट पे भी कोई सिंबल आ जाए और इसके लेफ्ट पे भी कोई सिंबल आ जाए और इसके टॉप पे भी, तो मैं क्या करूँगा, मैप आर्ट का सहारा लूँगा। मैंने क्या बात की, सिंबल्स। तो लास्ट क्लास हमारी सिंबल्स की गई हुई है, किस तरह से कस्टम सिंबल्स बनते हैं और किस तरह से उसके अपनी सिंबल्स की लाइब्रेरी से आप सिंबल्स उठा सकते हो, तमाम ही बातें मैंने उसमें बताई नहीं है, तो मेरी लास्ट वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। तो मैं मैप आर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है। तो जनाब यहाँ आपको कुछ मैप आर्ट की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा है सिंबल। सिंबल को अगर आप जैसे इसको ड्रॉप करोगे यहाँ से, तो जो इसके प्री डिफॉल्ट सिंबल आपने देखेंगे सिंबल की क्लास में होते हैं तमाम ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सरफेस। किस चीज़ का सरफेस, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसका सरफेस, क्योंकि ये क्यूब जो आपका स्क्वायर बना हुआ है इसकी 6 साइड है, तो यहाँ पे वो इसकी 6 साइड को मेंशन कर रहा है। ये जो रेड वायर फ्रेम आ रहा है ये क्या शो कर रहा है कि इस वक्त आपकी कौन सी साइड जो है वो सेलेक्टेड है। तो अभी इसकी बाय डिफॉल्ट ये फ्रंट साइड जो है वो सेलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट ग्रे से शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा ये डार्क ग्रे पे चला गया, मतलब अब ये इसकी बैक साइड, ठीक है, फ्रंट के बिल्कुल पीछे वाली साइड है। ठीक है, उसके बाद आप आगे कीजिए, ये इसकी वो साइड है, राइट साइड है, जो आपको दिखाई नहीं देती। मतलब अगर आप इधर इस पीछे क्यूब को देखो तो आपको जो साइड दिखाई दे रही है ये उसे हाईलाइट करेगा लाइट कलर से यहाँ पे, और जो नहीं दिखाई देती बैक साइड पे होती है या बॉटम पे होती है उसे ये हाईलाइट करता है डार्क कलर से, यानी कि डार्क ग्रे से। तो इसे आप देखो, ये वाली साइड है आपकी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको दिखाई दे रही है क्योंकि उसने लाइट कलर से शो किया है, और ये आपकी टॉप साइड है। ठीक है, जो इसकी ऊपर ये वाली साइड है, क्यूब के ये वाली साइड है। ठीक है जनाब, तो ये फर्स्ट साइड है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई मेरा बनाया हुआ सिंबल्स अप्लाई हो जाए या कोई पिक्चर अप्लाई हो जाए। पिक्चर अप्लाई करना है तो उसको भी आप एज अ सिंबल पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद अप्लाई कर दो। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ सिंबल के अंदर मौजूद है हमारा सर्च का सिंबल, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो मेरे फ्रंट वाले
फेस के ऊपर वो सिंबल आ गया। आप इस सिंबल को यहाँ से स्ट्रेच करके इसके ऊपर पूरा फिल कर सकते हो, इसके पूरी वेट और हाइट पे, ठीक है। या आप चाहते हो कि ओवरऑल इसका जितना साइज है उसके ऊपर आके स्ट्रेच होके फिट हो जाए ये सिंबल, तो आप क्या करोगे, यहाँ आ रहा है एक ऑप्शन, या मेरा माउस से स्केल टू फिट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस पर फिट हो जाएगा। इसके साथ आ रहा है क्लियर, क्लियर करोगे तो यहाँ से चला जाएगा। और उसके बाद आ रहा है क्लियर ऑल, अगर क्लियर ऑल कर दोगे तो इसके जितने भी आपने यहाँ पे सिंबल इस पे चिपकाए हैं, ठीक है, वो तमाम ही क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं दोबारा दे रहा हूँ इस सिंबल को, सर्च को, ठीक है, और इसे फिट कर रहा हूँ। अब मुझे कहाँ चाहिए दूसरा सिंबल, इसके टॉप पे और लेफ्ट पे, तो मैं वो साइड तलाश करूंगा। इस पे नहीं लगाना क्योंकि ये इसकी बैक साइड है और ये डार्क शेड है, ठीक है। तो आप लाइट साइड जब भी आए समझ जाए आपको यहाँ लगाना है। लाइट साइड आ गई है, आपने दोबारा इस सिंबल को लिया है, सर्च आ गया, और ये आपकी लेफ्ट साइड थी, ठीक है। इसे भी स्केल टू फिट कर दीजिए, हो गया इस पे फिट। अब इसकी जो टॉप साइड है वो ढूंढिए, ये टॉप साइड आ गई और उसने रेड कलर के वायर फ्रेम से भी आपको हाईलाइट कर दिया है। तो दोबारा आप यहाँ से सिंबल लीजिए और स्केल टू फिट कर दीजिए। और अब अच्छा, साथ ही आ रहा है शेड आर्ट वर्क, अगर आप शेड देना चाहते हो तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपने देखा जो आपने सिंबल अप्लाई किया उसमें शेड आ गया, ठीक है। और नहीं देना तो ना दीजिए। दूसरा आ रहा है इनविजिबल ज्योमेट्री, मतलब ये जो आपको पूरा आपका क्यूब नजर आ रहा है ना ब्लू कलर से, वो गायब हो जाएगा, लेकिन आपने जो सिंबल लगाए ये इसी तरह लगे रहेंगे। करके देखिए, तो आपकी ज्योमेट्री तो गायब हो गई लेकिन आपके सिंबल यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है, बस यहाँ मैप आर्ट के यही मायने हैं, यही इसकी प्रॉपर्टी है। ओके कर दीजिए। और यहाँ से भी अच्छा जी, मैं हर बार कैंसिल यूं करता हूं कि एक बार मैंने ओके कर दिया तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 3D एक्सट्रूड का इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो गया है। अगर मुझे अब इस पर कोई चेंजेस करनी है तो मुझे क्या करना होगा, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ से किसी सिंबल को मैं डिलीट कर दूं तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से इफेक्ट में जैसे ही जाके अगर यहाँ इसको दोबारा से कहोगे एडिट के लिए तो कहेगा यार जो आपने इफेक्ट लगाया हुआ है वो लगा रहेगा, लेकिन अगर आप दोबारा से एडिट करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप जाओ अपीयरेंस के पैनल में जो कि मौजूद है आपकी विंडो में, यानी कि विंडो के मेन्यू में अपीयरेंस के पैनल पे जाओ। अगर आपको कुछ एडिट करना है, अगर आपने इस इफेक्ट यहाँ से 3D में जाके करोगे इस जगह से तो क्या होगा, अनदर इफेक्ट लग जाएगा और इस इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, आपको जाना है विंडो के मेन्यू में और यहाँ आ रहा है आपका अपीयरेंस का पैनल। मुझे अपीयरेंस के पैनल की पूरी क्लास लेनी है, इसकी तमाम ही प्रॉपर्टी को समझाना है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको अपने 3D किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट लगाया हुआ और उसमें एडिटिंग करनी है तो अपीयरेंस के पैनल में जाइएगा और यहाँ पे देखें आपने ये 3D एक्सट्रूड एंड बेवल लगाया हुआ है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आप इसमें एडिटिंग मोड में आ गए हो, ठीक है। तो आप चाह रहे हो टॉप वाला आपका सिंबल डिलीट हो जाए, आप बिल्कुल मैप आर्ट में जाइए और इसकी 6 साइड पे था टॉप वाला सिंबल, इसे क्लियर कर दीजिए, डिलीट हो गया, ओके एंड ओके। तो जनाब इस तरह से आप सिंबल में एडिट कर सकते हो। अगर आप 3D इफेक्ट में जाके दोबारा 3D पे आओगे तो वो अनदर इस पे इफेक्ट अप्लाई कर देगा और उससे आपका सिस्टम भी बहुत हैंग हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप एडिटिंग मोड में नहीं होगे, अनदर इफेक्ट अप्लाई कर रहे होगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अपीयरेंस के पैनल में जाके आपको अपने इफेक्ट में मॉडिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है जनाब आपको एक्सट्रूड एंड बेवल और 3D का ये पहला ऑप्शन होता है, इसकी तमाम ही बेसिक समझ आ गई होंगी। मैं इस क्लास को यहीं होल्ड कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट इसका पार्ट भी बनाऊंगा 3D का, उसमें रिवॉल्व और रोटेट इन दोनों को कवर कर दूंगा ताकि क्लास का ड्यूरेशन भी कम हो और आपको बात भी तफसील से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है एक्सट्रूड एंड बेवल की आप कंप्लीट डिटेल समझ गए होगे, इसका यूज समझ गए होगे, कौन सी प्रॉपर्टी किस काम आ रही है वो आप समझ गए होगे। इसके वेरी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम रिवॉल्व और रोटेट इन दोनों को कवर भी कर लेंगे और कुछ छोटे मोटे डिजाइन भी इसकी मदद से, तमाम ही ऑप्शन की मदद से 3D के बना के देख लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं इसके पार्ट बी में।